नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष में फिर रचा इतिहास। धरती की निगरानी के लिए SSLV D3 को सफलतापूर्वक किया लॉन्च। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अर्पित किए श्रद्धासुमन। और भराड़ीसैंण में 21 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। सभी तैयारियां पूरी। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्षी दलों से की सहयोग की अपील। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह 9:17 पर अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह यान 175 किलोग्राम वजन के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 और एक अन्य छोटे उपग्रह SR-0 के साथ रवाना हुआ। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पृथ्वी की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के उपग्रह ले जाने के लिए इस प्रक्षेपण यान का विकास किया है। यह यान 34 मीटर लंबा और लगभग 119 टन वजन का है। इस पर लगभग 56 करोड़ रुपए की लागत आई है। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार इस प्रक्षेपण यान विकास परियोजना से भारतीय उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण में मदद मिलेगी। So good morning all of you. As you have already seen, the third development flight of SSLV D3 with the EOS-08 satellite has been successfully accomplished. The rocket has placed the spacecraft in the very precise orbit as planned. I find that there are no deviations in the injection conditions. The final orbit, of course, will be known after tracking, but the current indication is that everything is perfect. The EOS-08 satellite as well as SR-0 satellite also has been injected after the maneuvers. And congratulations to the SSLV D3 team, the project team. With this third development flight of SSLV, we can declare the development process of SSLV is completed. And congratulations now. So we are on the process of transfer of the technology of SSLV to industries and for serial production and launches of SSLV in a commercial basis. So it's a great beginning for the rocket, the small satellite launch vehicle. And for us, the payload on this mission was EOS-08 satellite, which all of you are aware. It is an experimental satellite designed and realized by ISRO for proving many technologies, including very important payloads. And I am hoping that all of this will be proven in due course of time. As I am aware, the satellite solar panels have already been deployed. Further, we are looking for certain activities in the VTM stage, and all that will be completed in due course of time. So congratulations once again for the entire team who worked behind the scene to develop this SSLV rocket and its culmination of development program. Let us give a big round of applause to the entire team. I hand over now to the mission director, Sri Vinod. पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी श्रद्धांजलि दी। वहीं देहरादून में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल ने कहा कि देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उनके किए गए कार्य अतुलनीय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के देश में जब जब राजनीतिक शुचिता, राष्ट्रहित के प्रति निष्ठा व सिद्धांतों के प्रति अडिगता की बात आएगी, अटल जी जरूर याद आएंगे। देश के विभिन्न राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग दोपहर करीब 3 बजे देश
के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के चुनाव कार्यक्रम पर घोषणा कर सकता है। इस साल के अंत में महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। वहीं हरियाणा में मौजूदा सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव आयोग हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है, जबकि महाराष्ट्र के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान फिलहाल नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण में शुरू होने जा रहे मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बताया कि विधानसभा सचिवालय को अब तक 499 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्षी दलों से मानसून सत्र को शांतिपूर्वक चलाने में सरकार के सहयोग की अपील की है। आपको बता दें कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा मानसून सत्र 23 अगस्त तक चलेगा। देखिए, तैयारी पूरी है। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। हमारे अफसरान जा चुके हैं भराड़ीसैंण और वहां जाकर पूरी तैयारी हम लोग देख चुके हैं। वहां पर हमारे अफसर भी नियुक्त किए गए हैं जो पूरी तैयारी को देख रहे हैं, ताकि जो भी यहां से लोग पहुंचे वहां पर उनको सुविधा रहे, हर तरह की सुविधा मिल पाए। इसकी तैयारी हमारी पूरी है और करीबन 499 के करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आ चुके हैं। तैयारी हमारी पूरी है क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से विधानसभा सचिवालय काम कर रहा है। जहां वहां अंदर प्रश्नों की बात आएगी, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सत्र बहुत अच्छा होगा और पक्ष के साथ साथ मैं विपक्ष से तमाम उन माननीय विधायकगणों से, विशेषकर हमारे साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमारा ये जो सत्र बहुत दिनों बाद हो रहा है उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से वो उसमें संपन्न कराने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचौली में सर्च अभियान के दौरान कल देर शाम को 3 शव मिले हैं। एसडीआरएफ के जवानों ने मलबे में शवों को बरामद किया। आज शवों की शिनाख्त के बाद पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय लाया जाएगा। गत 31 जुलाई को केदारनाथ पैदल मार्ग पर अतिवृष्टि से हजारों यात्री विभिन्न स्थानों पर फंस गए थे। रेस्क्यू के दौरान पैदल मार्ग से केदारनाथ तक 12,900 से अधिक यात्री और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू किया गया था। साथ ही 3 शव भी बरामद किए गए थे। अब 15 दिन बाद लिंचौली में मलबे से 3 और शव बरामद हुए हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजुआर ने बताया कि 3 शव देर शाम को बरामद हुए थे। खबर बागेश्वर से है, जहां ऐतिहासिक बैजनाथ और बागनाथ मंदिर देखरेख के अभाव में उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। मंदिरों की छत पर पीपल के पेड़ अपनी जड़ें जमा चुके हैं, जिससे मंदिरों को खतरा बना हुआ है। अपने अनूठी नागर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध ये ऐतिहासिक मंदिर 8वीं और 12वीं शताब्दी के हैं। इन मंदिरों में पत्थर से लेकर अष्टधातु से बनी दुर्लभ मूर्तियां हैं। इनमें से बैजनाथ मंदिर के रखरखाव की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व संरक्षण की है, जबकि बागनाथ मंदिर राज्य पुरातत्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। आचार्य पंडित हेमचंद्र पाठक और पुजारी नंदन सिंह की माने तो मंदिर जून से बिना किसी कार्यवाहक के है, जिसके चलते यह स्थिति हो गई है। उन्होंने पुरातत्व विभाग से मंदिर की स्थिति को लेकर संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करने की मांग की है। धरोहर है जो हमारा ये 700-800 साल पुराना मंदिर है, उससे पहले कितने हजारों साल पहले इसकी स्थापना हो चुकी होगी। तो उस धरोहर को हम जो है यहाँ पे क्षतिग्रस्त होते हुए देख रहे हैं और इसमें हम अपने स्तर से या कमेटी अपने स्तर से इसमें ज़्यादा अपने स्तर से कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि विभाग द्वारा हमको बार बार उसमें चेताया जाता है कि आप इसमें कोई कार्य अपने स्तर से नहीं कर सकते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से और ये मैं विभाग द्वारा कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे उसकी नियुक्ति करके और इस जो वृक्ष जो ऊपर जो पीपल के वृक्ष जो साफ सफाई से लेकर संबंधित यहाँ पे हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी उसमें जो है अपनी आदमी को नियुक्त करके इसको सुधारने की कृपा करें। वर्तमान में यहाँ इस मंदिर में जो है पुरातत्व विभाग का कोई भी कर्मचारी नियुक्त नहीं है। एक कर्मचारी थे, वो विगत 30 जून 2024 को रिटायर हो चुके हैं और तब से यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है। और श्री बागनाथ मंदिर और बाणेश्वर मंदिर में जो है पीपल बहुत ज़्यादा उग गए हैं और जिससे जो है पानी रिस रहा है और मंदिर के अंदर भी टपक रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया है। पूर्वानुमान के अनुसार आज 16 अगस्त को राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल जिले के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।